प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संसदीय कार्यवाही के साधन भाग 2 की चर्चा करेंगे। भाग 2 में हम विभिन्न संसदीय कार्यवाही के अंदर जो साधन काम में आते हैं, किस प्रकार से संसदीय कार्यवाही चलती है, उनको डिस्कस करेंगे। हमने भाग 1 में कुछ साधनों का उल्लेख किया था। हम भाग 2 के अंदर देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव, है ना, कि ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। देखिए, तकनीकी रूप में विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव सदन में कोई मुद्दा उठाने का संसदीय माध्यम नहीं है, क्योंकि ये प्रस्ताव तब लाए जाते हैं जब सरकार बहुमत खो चुकी हो और सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार न हो। विश्वास प्रस्ताव सामान्यतः सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी, है ना, विश्वास प्रस्ताव की नई परंपरा को उन्होंने प्रारंभ किया था, जबकि परंपरागत रूप में विपक्ष के द्वारा सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। अब समझिएगा, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव हमने दोनों की बात की। विश्वास प्रस्ताव तो सरकार के द्वारा ही लाया जाता है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो है वह किसके द्वारा लाया जाता है? विपक्ष के द्वारा, जो सत्ताधारी सरकार है उसके विरोध में लाया जाता है। यह ध्यान देने योग्य बात है कि सत्र में एक बार से अधिक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इस प्रस्ताव को लाने के लिए किसी विशेष कारण को बताने की आवश्यकता नहीं होती, जैसा कि स्थगन और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव में होता है ना। अविश्वास प्रस्ताव ये संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, और इसका क्या अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक कि उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव करके हटा सकती है, और प्रस्ताव के समर्थन में कितने सदस्य चाहिए? 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इसी तरह से देखिए है निंदा प्रस्ताव, है ना। जो निंदा प्रस्ताव है वह केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है ना। ये केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। सरकार के विरुद्ध पारित होने पर तत्काल सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। ये सारे मंत्री परिषद के विरुद्ध या एक मंत्री के विरुद्ध भी लाया जा सकता है। देखिए, अब इसमें देखेंगे हम निंदा प्रस्ताव तथा अविश्वास प्रस्ताव में अंतर क्या है। जो निंदा प्रस्ताव होता है, ये लोकसभा में निंदा प्रस्ताव को स्वीकारने का कारण बताना अनिवार्य है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव के लिए क्या है कि इसमें कारण बताना आवश्यक नहीं होता। दूसरा, हम इसमें अंतर देख सकते हैं कि निंदा प्रस्ताव किसी एक मंत्री या मंत्री के समूह या पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही लाया जाता है। हम तीसरा अंतर देख सकते हैं कि यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है। मतलब निंदा प्रस्ताव जो है वो मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ ही निंदा करने के लिए लाया जाता है, जबकि अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव जो लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। ठीक है ना, कि निंदा प्रस्ताव लोकसभा में अगर पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव यदि लोकसभा के अंदर पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना ही पड़ता है। इसी के साथ आप देखिए धन्यवाद प्रस्ताव भी है कि प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति क्या करता है? सदन को संबोधित करता है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति क्या करता है? जो पहला वाला वर्ष जो गुजर गया वर्ष उसका और जो आने वाला वर्ष उसका, उसकी नीतियों योजनाओं का एक खाका खींचता है ना। वो बताता है कि क्या हुआ और क्या होगा। तो राष्ट्रपति के इस संबोधन को कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के राजा के भाषण से लिया गया है। जो ब्रिटेन के राजा का भाषण होता था उसी से हमने इस चीज़ को लिया है। तो दोनों सदनों में इस पर चर्चा होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। समझ आ रही ना आपकी बात? अगला इसका है अनियत दिवस। देखिए, धन्यवाद प्रस्ताव में एक चीज़ और आप देखिए, बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए भी रखा जाता है, और इस जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसको सदन में पारित होना आवश्यक है।
नहीं तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि सरकार का पराजित होना। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, इसका मतलब सरकार की हार है। तो राष्ट्रपति का ये जो प्रारंभिक भाषण होता है वो सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का क्या देता है, अवसर देता है। इससे विपक्षी जो हैं सरकार की आलोचना कर सकते हैं। एक और कार्यविधि है संसदीय कार्रवाई की अनियत दिवस। अनियत दिवस क्या होता है? ये एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे अध्यक्ष चर्चा के लिए बिना तिथि के, कोई दिवस नहीं होता उसके लिए, निर्धारित लिए रखता है और अध्यक्ष सदन के नेता से चर्चा करके या सदन की कार्य मंत्रणा समिति की अनुशंसा से इस प्रकार के प्रस्ताव के लिए कोई दिन या समय क्या करता है, नियत कर लेता है। इसलिए इसको अनियत दिवस कहा गया। एक और है आधे घंटे की बहस, है ना। ये पर्याप्त लोक महत्व के मामलों की चर्चा के लिए है। अध्यक्ष ऐसी बहस के लिए सप्ताह में 3 दिन निर्धारित कर सकता है और इसके लिए सदन में कोई औपचारिक प्रस्ताव या मतदान नहीं होता। इसका प्रावधान लोकसभा के नियम 55 के अंतर्गत वर्णित है। आधे घंटे की चर्चा में उन मुद्दों को उठाया जाता है जो कैसे हों, सार्वजनिक महत्व के हों, जिन पर सांसदों ने तारांकित या अतारांकित प्रश्न के जरिए पूछा हो, परंतु उस विषय पर और अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो। जब तारांकित प्रश्न या अतारांकित प्रश्न अगर किसी सांसद ने पूछा है, वह संतुष्ट नहीं है, इसमें और अधिक स्पष्टीकरण चाहता है, तो ये आधे घंटे की बहस होती है। और इसके लिए क्या किया जाता है, 3 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। इसी तरह से औचित्य का प्रश्न। ये औचित्य का प्रश्न क्या होता है? जब सदन संचालन की सामान्य नियमों का पालन नहीं करता तो एक सदस्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता है। चित्र प्रश्न नहीं है, यह औचित्य प्रश्न के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करता है। सदन का ध्यान आकर्षित करने की एक असाधारण युक्ति है कि सदन की कार्रवाई को क्या करती है, समाप्त कर सकती है ना। ये सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बहुत ही असाधारण है और यह सदन की जो कार्रवाई है उसको समाप्त कर सकती है। इसको असाधारण युक्ति क्यों कहा गया? हम वापस इसको देखते हैं कि सदन का ध्यान आकर्षित करने की ये क्या है, एक असाधारण युक्ति है। क्यों? क्योंकि ये सदन की कार्रवाई को समाप्त कर देती है। समझ में आ गई ना आपके कि औचित्य प्रश्न क्या है? फिर है एक अल्पकालिक चर्चा। इसे 2 घंटे की चर्चा भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह की चर्चा के लिए क्या है, 2 घंटे का से अधिक का समय लगता है और संसद सदस्य किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले को बहस के लिए इसमें रखते हैं। अध्यक्ष 1 सप्ताह में इस बहस के लिए केवल कितने दिन उपलब्ध करा सकता है? 3 दिन वह इसके लिए उपलब्ध कराता है। एक प्रकार की कार्रवाई और है विशेष उल्लेख। ऐसा मामला जो औचित्य प्रश्न नहीं है ना, उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। जो औचित्य प्रश्न नहीं है उसे प्रश्नकाल के दौरान नहीं उठाया जाता। आधे घंटे की बहस जिसमें कई सारे मामले शामिल है, इसे विशेष उल्लेख के तहत कहाँ पे उठाया जाता है? राज्यसभा में उठाया जाता है। और यह लोकसभा में नियम 377 के अधीन क्या कहा जाता है? नोटिस कहा जाता है। इसी तरह से कार्रवाई के अंदर है संकल्प, है ना, कि साधारण लोक महत्व के मामलों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई भी सदस्य संकल्प ला सकता है। किसी समय द्वारा प्रस्तावित संकल्प या असंकल्प के संशोधन को सभा की अनुमति के बिना वापस नहीं किया जा सकता। संकल्पों को 3 श्रेणी के अंदर बांटा गया है: गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, सरकारी संकल्प और सांविधिक संकल्प। गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प क्या है? यह संकल्प गैर सरकारी जो हैं सदस्य उनके द्वारा लाया जाता है। इस पर बहस केवल वैकल्पिक शुक्रवार एवं दोपहर बाद बैठक में की जा सकती है। गैर सरकारी सदस्यों का जो संकल्प है, सरकारी का क्या है? यह संकल्प मंत्री द्वारा लाया जाता है। सरकारी संकल्प किसके द्वारा लाया जाता है? मंत्री द्वारा। इसे किसी भी दिन सोमवार से गुरुवार तक लाया जा सकता है। गैर सरकारी तो शुक्रवार के दिन और दोपहर बाद बैठक में की जा सकती है, और ये सोमवार से गुरुवार किसी भी दिन लाया जा सकता है। सांविधिक संकल्प क्या होता है? इसे या तो गैर सरकारी सदस्य या मंत्री कोई भी ला सकता है। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे संविधान के उपबंध या अधिनियम के तहत ही लाया जाता है। समझ ना? तो संकल्प प्रस्तावों से जो संदर्भ हैं वो अलग अलग होते हैं। सभी संकल्प महत्वपूर्ण प्रस्तावों की श्रेणी में आते हैं। इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक संकल्प एक विशिष्ट प्रकार का प्रस्ताव होता है। यह अनिवार्य नहीं है
कि सभी प्रस्ताव महत्वपूर्ण हों। इसके अतिरिक्त यह भी अनिवार्य नहीं है कि सभी प्रस्तावों को सभा की स्वीकृति के लिए रखा जाए, है ना। तो इस प्रकार हमने देखा कि संसदीय जो कार्रवाई हैं उसके अंदर कितने प्रकार के साधन प्रयुक्त होते हैं और कितने प्रकार के साधनों के द्वारा संसदीय कार्रवाई को किया जाता है।